डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। मिहिर और सिमरन का हल्का फुल्का रोमांस चल रहा है। सिमरन अब मिहिर के साथ कंफर्टेबल फील करती है। इधर लता सिमरन को फिर हट करने की चाल चलती है जिसे मिहिर की सिक्योरिटी फेल कर देती है। वेदांत, निशा, लता और नव्या डिनर के बाद घर जाने वाले होते हैं। उसके पहले जब लिविंग हॉल में सभी बैठे थे उस वक्त मिहिर और सिमरन नहीं थे। ये बात लता ने नोट कर ली थी। आदित्य जी कहते हैं हमें आप सभी से कुछ कहना है, ये सिमरन से संबंधित है। तभी लता कहती है पापा जी, अगर ये बात सिमरन से रिलेटेड है तो सिमरन को तो होना चाहिए। मैं सिमरन के भले के लिए भी कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। जब यहाँ रहने सिमरन और आशी दोनों ही आए थे। आशी को गेस्ट रूम में ठहराया और सिमरन को उस फ्लोर पर जहाँ मिहिर के अलावा कोई नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? आशी और सिमरन दोनों ही बहनें हैं, फिर ये सुलूक क्यों? अभिनव जी कहते हैं लता बहू, तुम तो सिमरन को फैमिली मेंबर भी नहीं मानती और तुम जिसे आशी की बहन कह रही हो वो तुम्हारे वह सर्वेंट रूम में रही है। खाने से ज्यादा तुम्हारी मार और डांट खाई है। पूरे घर का काम करवाया है तुमने उससे। लता कुछ नहीं बोलती तभी प्रियाजी बोलती है लता, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आए? कितनी प्यारी बच्ची है। अभिनव जी कहते हैं सिमरन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और रही बात मिहिर के फ्लोर की तो वो मिहिर जाने, हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। आदित्य जी कहते हैं 20 तारीख को सिमरन की शादी है यही मेंशन में और उसके अगले दिन हम सभी मेहरा फैमिली एंड गुप्ता फैमिली मिलकर सिमरन का बर्थडे उदयपुर में मनाएंगे। हमारे साथ उनका ये आखिरी बर्थडे है इसलिए हम धूमधाम से मनाना चाहते हैं। आदित्य जी वेदांत को कहते हैं वेदांत, ये हमारा आदेश है, इन दोनों दिनों में पूरा परिवार होगा। नितिन और आशु को भी बुला देना, कोई भी सदस्य मिसिंग नहीं होना चाहिए। जो भी नहीं आया वो हमारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। आदित्य जी का इतना गुस्सेल रूप देखकर वेदांत कहता है पापा, फैमिली का प्रत्येक मेंबर आएगा इस शादी में। तब तक डिनर टाइम हो जाता है। मिहिर और सिमरन भी आ जाते हैं। आदित्य जी आशी को कहते हैं अब तुम भी घर जाओ, शादी में सबके साथ आना, उदयपुर चलने की पैकिंग करके आना। निशा कहती है सिमरन की भी तो पैकिंग करनी होगी, आशी हेल्प कर देगी। अभिनव जी कहते हैं निति और मिष्टी है वो कर देगी हेल्प। दिन के बाद सभी जाने लगते हैं। आशी का तो जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो करुणा जी के पास जाती है और कहती है अगर वो लड़की आपको पसंद नहीं आए तो आप मेरी शादी मिहिर से ही करवाएगी। करुणा जी हाँ बोल देती है। आशी खुश होकर चली जाती है। सभी के चले जाने के बाद मिहिर और सिमरन ऊपर चले जाते हैं। बाकी भी अपने अपने रूम में जाने लगते हैं जिन्हें अभिनव जी रोक कर कहते हैं हमें आप सभी से अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप सभी हमारे स्टडी रूम में चलिए। उधर कर में लता निशा से कहती है पापाजी ने सिमान की शादी किससे तय की होगी? भैया ने पूछा तो उन्हें भी नहीं बताया। आशी कहती है करी होगी उसी की तरह, किसी अनाथ से नहीं तो क्या कोई राजकुमार मिलेगा। नव्या उसकी बात पर हंस देती है। इधर स्टडी रूम में अभिनव जी का स्टडी रूम एक बड़े हॉल की तरह था जहां एक बड़ा टेबल और उसकी चेयर के साथ सामने की तरफ सोफे लगे हुए थे जहां आराम से 20-25 लोग बैठ सकते हैं। अभिनव जी अपनी हेड चेयर पर बैठे हैं। आदित्य जी के लिए भी बैठने की व्यवस्था उनके पास ही थी। बाकी सारे मेंबर सोफे पर बैठे थे। मिहिर और सिमरन वहां नहीं थे। गिरीश जी बोलते हैं पापा, ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जो आपने सभी को यहाँ बुलाया? अभिनव जी कहते हैं अभी पता चल जाएगा, पहले हम प्रिया बहू से बात करनी है। अभिनव जी कहते हैं प्रिया बहू आपकी कोई सिमसा नाम की फ्रेंड थी क्या? प्रिया जी कहती है हाँ पापाजी, सिमसा हमारी बेस्ट फ्रेंड है, अभी तो वो उदयपुर की महारानी है। तभी नीति कहती वाओ, बड़ी मम्मा आपकी फ्रेंड महारानी है, फिर तो उनका बहुत बड़ा महल होगा। वैसे हमारा मेंशन भी महल से काम नहीं है, लेकिन मम्मा राजा महाराजा की बात ही अलग होती है। अभिनव जी कहते हैं आपने कभी उनके बारे में हमें बताया तो नहीं या कभी उनसे बात की क्या? प्रिया जी कहती है नहीं पापाजी, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, शादी के बाद बिजी हो गए और उन्होंने भी कभी फ़ोन नहीं किया। वैसे आज आप क्यों पूछ रहे हैं, वो यहाँ आई हुई है या आपसे मिली क्या? तभी निखिल कहता है बड़ी मम्मा अभी तक आपने बात नहीं की तो कोई बात नहीं, अब तो आपको बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें भी उनके महल जाने की इच्छा है। अंजलि जी कहती है पापाजी, ये बात करने के लिए आपने हमें बुलाया क्या? ता फिर कोई और बात है? अभिनव जी कहते हैं बात थोड़ी सीरियस है, आपको हमारी बात शायद अच्छी नहीं लगे इसलिए हम पहले ही कह देते हैं, हमारा निर्णय अटल है। करुणा जी कहती है ये आप बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सीधी बात करो।
अभिनव जी कहते हैं हम पहले प्रिया बहू से बात करेंगे, फिर डायरेक्ट जो भी बात है वो करेंगे। प्रिया बहू, आपने सिमसा से कोई बात की थी क्या, शादी से पहले या शादी के बाद? प्रिया जी को याद नहीं आता, वो भूल जाती है और कहती है नहीं पापा जी, गेम तो ऐसा कुछ याद नहीं। अभिनव जी कहते हैं आप सभी को इसलिए यहाँ बुलाया है कि 20 तारीख को सिमरन की शादी यही होगी, उनके गहने कपड़े सब आप लोगों को ही रेडी करने हैं, उनके लिए शादी का जोड़ा राजपूती होगा और गहने भी वैसे ही होंगे। अगले दिन हमें उदयपुर के लिए निकलना है, तो शादी के बाद सिमरन राजपूती पोशाक ही पहनेगी, इसलिए आप सभी उनकी तैयारी कर लेना। ठीक है प्रिया और अंजलि बहू। और हाँ अंजलि बेटा, आप अपने हॉस्पिटल से 1 वीक की लीव ले लेना, हम सभी 1 वीक तक उदयपुर में ही रहेंगे। मिष्टी कहती है दादू इतने दिन क्या करेंगे वहाँ? निखिल और नीति भी यही बात कहते हैं और अंजलि जी कहती है सिमरन की शादी आपने राजपूत में की है क्या? अभिनव जी कहते हैं नहीं, हमने सिमरन की शादी राजपूत में नहीं बल्कि अपने बड़े पोते मिहिर गुप्ता से की है। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और आंखें बाहर निकलने को आतुर और एक साथ सब बोलते हैं क्या? करुणा जी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है हमें सिमरन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उससे तो आशी अच्छी थी जिसके घर बार फैमिली सबके बारे में पता था। प्रिया जी कहती है माँ आप कब से इन सब बातों को मानने लगी है, सिमरन सुंदर है, सुशील है, इंटेलिजेंट भी है और देखा जाए तो ऑलराउंडर है, आशी को तो बातें बाबने के अलावा कुछ नहीं आता, हमें तो सिमरन पसंद है। अंजलि जी कहती है मिहिर को सिमरन पसंद है क्या? तभी नीति जहती पसंद होगी, तभी तो अभी से खुद के फ्लोर पर रखा है। निखिल को हंसी आ जाती है और कहता है ये बात तो है भाई, तो पहले दून से ही इम्प्रेस है। आदित्य जी कहते हैं हमने सिम्मी बेटा को बचपन से पाला है, जब वो केवल 2 दिन की ही थी अपनी गोद में बड़े प्यार से लाए थे उन्हें कि हम उन्हें राजकुमारी जैसे रखेंगे, लेकिन उस बच्ची को हमारे घर वालों ने नौकरानी बना दिया, जिसका अफसोस हमें मरते दम तक रहेगा। अभिनव जी कहते हैं हमने आप सभी को एक और बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है जो घर के हर एक सदस्य को पता होनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा किसी को नहीं, आदित्य के घर वालों को भी नहीं। गिरीश जी कहते हैं पापा ऐसी क्या बात है जो आप इतने सीरियस हो गए? अगर आप चाहते हैं कि जो बात आप हमें बताने वाले हैं और वो किसी को भी पता ना चले हमारे अलावा, तो जो भी बात होगी वो इस रूम तक होगी, इस रूम के बाहर बात किसी हालत में नहीं जाएगी। करुणा जी कहती है अब बता भी दीजिए, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए। अभिनव जी कहते हैं प्रिया बेटा आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमसा को वादा किया, वो वादा आप भूल गई लेकिन आपकी फ्रेंड नहीं भूली, याद आया आपको या मैं याद दिलाऊं? प्रिया जी कुछ देर सोचती है फिर एकदम बोलती है ओ गॉड, हम ये बात कैसे भूल गए? अंजलि जी कहती है दी कौन सी बात भूल गए आप? सब प्रिया जी को देखने लग जाते हैं। प्रिया जी कहती है पापा जी हमने सिमसा से वादा किया था कि जब हमारी शादी होगी और अगर हमारे बेटा हुआ और उसके बेटी तो उनके बड़े होने पर हम उन दोनों की शादी कर देंगे। लेकिन अब क्या फ़ायदा पापा जी, आपने तो मिहिर की शादी सिमरन से तय कर दी और हमें तो ये भी नहीं पता कि सिमसा के बेटी है या नहीं। अभिनव जी कहते हैं प्रिया बेटा आप तो सिमसा का वादा क्या उनकी सूरत भी भूल गई, तभी तो आपको सिमरन में सिमसा नजर नहीं आए। प्रिया जी एकदम शॉक होते हुए आपने क्या कहा पापा जी, सिमरन में सिमसा मतलब सिमरन सिमसा की बेटी है? अभिनव जी कहते हैं हाँ, सिमरन सिमसा और करण सिंह शेखावत की बेटी है। तभी मिष्टी बोलती है मतलब महारानी की बेटी राजकुमारी है। एपिसोड 42। आदित्य जी अपनी फैमिली को बता देते हैं कि 20 तारीख को सिमरन की शादी है और उसके अगले दिन सिमरन का जन्मदिन मनाने के लिए उदयपुर जाना है। साथ में ये भी कह देते हैं कि उनकी पूरी फैमिली का सिमरन की शादी में आना और सभी का साथ में उदयपुर जाना जरूरी है, यदि कोई भी मेंबर नहीं आता है तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। उन सभी जाने के बाद अभिनव जी अपने सभी फैमिली मेंबर को मिहिर को छोड़कर स्टडी रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मिहिर की शादी सिमरन से तय कर दी है, जो फाइनल डिसीजन है उनका, जिसे किसी हालत में नहीं बदला जा सकता है और मिहिर भी सिमरन से शादी करने के लिए तैयार है। फिर प्रिया जी को सिमसा का वादा याद दिलाते हैं और बताते हैं सिमरन ही सिमसा की बेटी है। जैसे ही सभी ने सुना कि सिमरन सिमसा की बेटी है, सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। नीति तो बहुत खुश हुई, वो तो बोली दादू मेरी भाभी एक राजकुमारी है। आदित्य जी कहते हैं जी अभी वो राजकुमारी है और आने वाले समय की महारानी है। प्रिया जी कही है पापा जी तो वो आदि अंकल के पास कैसे रही? आदित्य जी सभी को सारी बात बता देते हैं और साथ में ये भी बोल देते हैं कि मैं बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। करुणा जी कहती है महलों की राजकुमारी होते हुए भी कितने बुरे दिन बिताए, बेचारी बच्ची। प्रिया जी को तो यकीन ही नहीं ही रहा था कि जो वादा वो भूल गई उसकी बेस्ट फ्रेंड ने याद रखा। वो बोली मैं भी कितनी पागल हूँ, सिमरन बिल्कुल सिमसा की कॉपी लगती है और मैं उसे देखकर भी समझ नहीं पाई।
अभिनव जी कहते हैं अब हमारे पास दिन नहीं है, हमें जल्दी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तभी सब एक साथ बोलते हैं हम सब है, आप किसी बात की टेंशन ना ले। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अभिनव जी करण जी को कॉल कर बता देते हैं कि 21 को सिमरन को लेकर आ रहे, आप बारात के स्वागत की तैयारी कर देना, बस इस बार बारात के साथ दुल्हन भी आ रही है। करण जी कहते हैं हम इस दिन का इंतजार कितने सालों से कर रहे हैं, अब जाकर ये इंतजार पूरा होने वाला है। जब हमारी राजकुमारी हमारे सामने होगी वो तो हमें पहचानती भी नहीं होगी। अभिनव जी कहते हैं आप हमें आपके फैमिली मेंबर की पिक सेंड कर दीजिए, हम सिमनी बेटा को सभी के बारे में बात देंगे। फिर वो फोन रख देते हैं। इस वक्त सिमसा भी करण जी के पास खड़ी थी। जब उसने ये सुना कि उनकी बेटी आ रही है तो वो करण जी से लिपट कर रोने लगी और बोली, राजा साहब हमारा इंतजार पूरा होने जा रहा है, हम हमारी परी को अपने सीने से लगा सकेंगे कितने सालों बाद। आखिरी बार तब सीने से लगाया था जब वो 2 दिन की थी, तब से ये हाथ और ये गोद दोनों खाली है। करण जी कहते अब रानी साहिबा रोए मत, नहीं तो हमारी राजकुमारी कहेगी कि बाबा सा आपने हमारी मासा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। बताए फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे। और अब तैयारी कीजिए उनके स्वागत की, वो अपने पाती के साथ यानी कि हमारे दामाद जे साथ आ रही है। दोनों हंसने लग जाते हैं, फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन सिमरन जब जागती है तो देखती है मिहिर उसके पास सो रहा है। वो धीरे से उठती है पर मिहिर भी उसके साथ जाग जाता है। वो कहती है आप हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। मिहिर कहता है मैं अपनी पत्नी के रूम में हूं, तो ये रूम मेरा भी हुआ। और ऐसे कौन बोलता है अपने पति को, आपको तो उठते ही हमें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, उसकी जगह आप सवाल कर रही है। सिमरन कहती है गुड मॉर्निंग। मिहिर कहता है जब हम गलती करते हैं तो पनिशमेंट मिलता है, वैसे ही तुमको भी मिलेगा। और उसे लिप्स किस करने लगता है। 10 मिनट बाद उसको छोड़ता है। फिर कहता है ऐसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं अपने हस्बैंड को, समझिए आप। बेचारी सिमरन तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक तक मिहिर को ही देख रही थी। मिहिर कहता है जान अब जाए, तैयार हो जाए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, या अभी और किसकी इच्छा है। सिमरन तो एक झटके में खड़ी हो बाथरूम में भाग जाती है। मिहिर भी अपने रूम में चला जाता है रेडी होने। इधर मेहरा मेंसन में लता और निशा ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी वेदांत जी आशु और नितिन को बोलते हैं 20 को सिमरन की शादी है गुप्ता मेंसन में, इस शादी को सभी को अटेंड करना है। और अंके दिन सिमरन का बर्थडे उदयपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा, इसमें भी सभी का जाना जरूरी है। नितिन कहता है मेरी जरूरी मीटिंग है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। वेदांत जी कहते हैं हम में से जो भी इस शादी को अटेंड नहीं करेगा पापा उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। आशु तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो तो बोला शादी किस लड़के से तय किंगे वो क्या करता है, मैं तो जरूर चलूंगा। लता कहती हमें नहीं बताया कि लड़का कौन है क्या करता है, ये तो शादी के दिन ही पता चलेगा। वैसे कोई अनाथ ही होगा, वो जाही की राजकुमारी तो है नहीं जो उसे राजकुमार मिलेगा। आस बोलकर हंसने लगती है। आशी कहती है पर मेरे लिए तो राजकुमार ही लिखा है, मुझे दादी ने कहा है अगर उन्हें वो लड़की पसंद नहीं आए तो वो मेरी शादी मिहिर से ही करवाएगी। और वैसे भी अब सिमरन तो जाने वाली, वरना मिहिर के ही चिपकी रहती थी हमेशा। निशाजी कहती है आशी और नव्या तुम शादी के लिए अपनी शॉपिंग कर लेना, और आशी तुम अच्छी ड्रेसेस लेना, मिहिर भी तो होगा वह। आशी खुशी से कहती है हाँ मम्मा मैं मिहिर को इम्प्रेस करने जा कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। आशु कहता है आशी जब मिहिर ने साफ कह दिया है कि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं हो तो फालतू में उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। आशी कहती है भाई आपको अपनी सगी बहन की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ सिमरन की। वदन जी कहते हैं अब कोई बहस नहीं होगी, सभी शादी में जाने की तैयारी कर लो। और नितिन तुम भी आ रहे हो, नहीं तो पापाजी का गुस्सा अच्छी तरह से पता है तुम्हें कि कैसा है। गुप्ता मेंशन में माहौल कुछ क्या बहुत खुशनुमा था। सभी को सिमरन और मिहिर की शादी तय होने का पता चल गया था और सभी इस बात से खुश भी थे, लेकिन सिमरन की सच्चाई का जिक्र किसी ने नहीं किया क्योंकि अभिनव जी भी माना किया था। नीति मिहिर को छेड़ते हुए कहती है भाई अब तो आप सिंगल नहीं रहेंगे, आप पर नजर रखने के लिए सिमरन होगी मेरी प्यारी भाभी के रूप में। मिहिर से ज्यादा बात कोई नहीं करता था, उसका स्वभाव ही ऐसा था, वो फैमिली मेंबर से भी ज्यादा बात करता था, केवल नीति उससे बिना डरे बात करती थी। प्रियाजी कहती है सिमरन बेटा आज घर पर ड्रेस डिजाइनर आएगी, आप अपनी शादी की ड्रेसेस पसंद कर लेना और ज्वेलरी भी इतने में। मिहिर कहता है मोम आप सब अपने ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेना, सिमरन की ड्रेसेस का मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, इनफैक्ट आज दोपहर तक सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी आ जाएगी। करुणाजी हंसते हुए कहती है मिहिर बेटा आपको शादी और लड़की दोनों नाम से ही चील थी सर, अब देखो इतने फास्ट निकले कि अपनी दुल्हन के कपड़े और गहने खुद की चोरी से पहले ही रेडी करवा दिए। इधर शेखावत महल में जब सभी डाइनिंग टेबल पर जमा थे तब करण जी कहते हैं 21 तारीख को हमारी राजकुमारी का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी पूरा महल सजाया जाए।
दान पुण्य में भी इस बार कोई कमी ना हो और जो रूम हमारी प्रिंसेस का है वो भी भव्य तरीके से सजाया जाए और इस बार ये जिम्मेदारी हम समर और विराज आपको सौंपते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, हम इस दिन अपनी प्रिंसेस को महसूस करते हैं। तभी करण जी की बहन केसर कहती है, भाई सा बुरा ना माने पर जब वो यहाँ है ही नहीं तो आप क्यों ये सब करते हैं, इससे हम सभी को बहुत दुख होता है, हम तो उन्हें देख भी ना सके और ये सब फिजूल खर्ची है। करण जी के पिताजी केसर को गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, केसर आपको हिसाब किताब का इतना ही शौक है तो अपने ससुराल जाए और वहाँ कीजिए, और जो ये आप फिजूल खर्ची कह रही है वो यहाँ की उत्तराधिकारी का जन्मदिन है, इस महल के किसी भी कार्य में आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ रह रही है तो मुंह बंद करके रहिए और जो हो रहा उसे चुपचाप देखिए। करण जी अपने भाई को समर और विराज को गाइड करने का कहते हैं और नाश्ता कर ऑफिस चले जाते हैं। समर और विराज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है, उन दोनों को सिमरन के बर्थडे तक महल में ही रहकर सारी तैयारी करनी है। सिमसा को करण जी ने केसर पर नजर रखने का बोला, इसमें सिमसा की मदद उनकी 3-4 विश्वास पात्र सेविकाएं कर रही थी, क्योंकि करण जी को डर है कि सिमरन के आने के बाद केसर उसको नुकसान पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे ही तैयारी में दिन निकल गए और आज सिमरन की शादी का दिन भी आ गया। आज सुबह से ही गुप्ता मेंशन में चहल पहल थी, पूरा मेंशन टूलिप के फूलों से सजाया गया। मिहिर को पता था कि सिमरन को टूलिप के फूल बहुत पसंद है। फेरों का मुहूर्त सुबह 11:30 बजे का निकला था। सिमरन को तैयार करने के लिए इंडिया की सबसे बेस्ट ब्यूटिशियन शिजा कोठारी को बुलाया गया। सिमरन के लिए पारंपरिक गहने करण जी और सिमसा ने बिना किसी को पता चले मिहिर के ऑफिस भिजवा दिए। आज मिहिर के फ्लोर पर सिमरन को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को अलाउ किया गया, वो भी उनकी पूरी चेकिंग एक लेडी बॉडीगार्ड के करने के बाद। शादी में नज़दीकी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया, क्योंकि मिहिर भी कोई छोटी हस्ती नहीं था, नंबर 1 बिजनेसमैन, इनके साथ माफिया किंग भी था जिसके भी दुश्मनों की कमी नहीं थी। आदित्य जी की फैमिली के सभी मेंबर आ चुके थे। एपिसोड 43। सिमरन के जन्म की और सिमरन के असली परिवार की सच्चाई अभिनव जी अपने परिवार को बता देते हैं और मिहिर और सिमरन की शादी के तय होने का केवल यह नहीं बताते हैं कि इन्होंने मिहिर और सिमरन की कोर्ट मैरिज करवा दी है। पूरा परिवार खुश था और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गए। आज सिमरन और मिहिर की शादी है और प्रिय परिवार, नज़दीकी रिलेटिव्स और आदित्य जी के सभी फैमिली मेंबर आ चुके हैं। अब आगे शादी का मुहूर्त 11:30 बजे का निकला। सिमरन को ऊपर रूम में तैयार किया जा रहा था, जहां सिर्फ ब्यूटिशियन को जाना अलाउ किया गया। मिहिर अपने रूम में तैयार हो रहा था। आज मिहिर ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, उस पर महरून कलर का दुपट्टा डाला था, गले में करण जी द्वारा भेजा गया शाही मोतियों की माला थी, सिर पर साफ अभी नहीं बांधा था, वो काम गिरीश जी करने वाले थे। सिमरन को पूरी तरह से रेडी कर दिया जाता है। ब्यूटिशियन तो सिमरन को देखकर अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई, सिमरन लगी इतनी सुंदर रही थी। आज सिमरन ने चटक लाल रंग की राजपूती पोशाक पहनी थी, जिसने सोने के तार के काम के साथ असली हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस ड्रेस की कीमत ही करोड़ों में थी। ये एक विशेष ड्रेस थी जिसका राज बाद में पता चलेगा। सिमरन की उस ड्रेस की चमक इतनी तेज थी कि अगर कमरे की सारी लाइट बंद कर भी दे तो उस कमरे में उजाला हो। सिमरन ने सारे राजपूती गहने पहने थे जो करण जी ने भेजे थे, इस बारे में केवल मिहिर और सिमरन को ही पता था। मिहिर नीचे गिरीश जी के रूम में आता है, जहां इसके चाचा भी खड़े थे। दोनों मिलकर मिहिर को साफा पहना देते हैं। गिरीश जी की आंखों में नमी आ जाती है, वे भावुक होकर मिहिर के दोनों कंधों को पकड़कर कहते हैं, आज एक बाप का सपना पूरा होने जा रहा है। हर बाप की इच्छा होती है वो अपने बेटे को दुल्हा बनते हुए देखे, तुम आज मेरा ये सपना पूरा कर रहे हो। बेटा, जैसे तुमने बिजनेस में सफलता हासिल की है वैसे ही तुम्हारा गृहस्थ जीवन में भी तुम सफल हो, हमारा यही आशीर्वाद है तुम्हें। और प्यार से मिहिर के सिर को चूम लेते हैं। वहां से मिहिर अपने दादाजी के रूम में जाता है, जहां आदित्य जी भी थे। आज दोनों ने कुर्ते पजामे पहने थे। अभिनव जी मिहिर के साफे पर हीरो जड़ी कलंगी लगते हैं और कहते हैं, आज मेरा शेर बहुत हैंडसम लग रहा है। तभी वह करुणा जी आ जाती है, वो मिहिर के कान के पीछे काजल लगते हुए कहती है, किसी की बुरी नजर ना लगे, और बलया लेती है। प्रिया जी जो मिहिर को बुलाने आती है, मिहिर को दूल्हे के रूप में देखकर भावुक हो जाती है। आगे आकर मिहिर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कहती है, इतनी जल्दी बड़े हो गए, आप कहाँ छोटे थे तो दिन भर मेरा पल्लू पकड़कर घूमते रहते थे। करुणा जी कहती है, मिहिर बेटा मुहूर्त का समय हो गया है, बाहर चलो। मिहिर उनके साथ चला जाता है। अभिनव जी कहते हैं, बाहर चलते हैं। आशी जैसे ही मिहिर को देखेगी कोई ना लोई तमाश जरूर करेगी, बाकी सन तो बाहर ही होते हैं। मिहिर मंडप में आकर बैठ जाता है और अपनी महारानी का इंतजार करते हुए मन में कहता है, आ भी जाए अब और ना तड़पाए, नैनों में है तेरा बेइंतहा इंतजार, अब और ना देर लगाए। मुहूर्त की वेला हो गई, मंडप है सजा हुआ, कर रही वरमाला इंतजार। हे प्राणप्रिय, हो रहे हैं तुम्हारे महाराजा बेकरार, अब आ भी जाओ, ना करवाओ इंतजार।
मिहिर की नज़र तो उस तरफ ही थी जिधर से सिमरन आने वाली थी। आशी जब मिहिर को देखती है तो देखती रह जाती है। मिहिर एक राजा की भांति लग रहा था। आशी निशाजी को कहती है, मोम शादी तो सिमरन को है ना, तो मिहिर दुल्हा बनकर क्यों बैठा है? उस बुढ़िया ने तो कहा था कि वो मेरी शादी मिहिर से करवाएगी। फिर मिहिर किससे शादी कर रहा है? नहीं मोम नहीं, मिहिर मेरे अलावा किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मिहिर सिर्फ मिर्जय मेरा ही रहेगा। आशी प्रियाजी से पूछती है, मिहिर की शादी किससे हो रही है? प्रियाजी कुछ कहती उससे पहले उन्होंने देखा मिश्री और मिति सिमरन को ला रही है। सिमरन को देखकर गर किसी की आंखें बाहर आने जैसे हो रही थी। सिमरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग कोई अप्सरा नीचे आ रही हो। मिहिर तो देखता ही रह जाता है। सिमरन के गहने देखकर नव्या जहती है, मोम ये क्या हो रहा है? दादू ने हमसे झूठ बोला। सिमरन और मिहिर की शादी हो रही और ये गहने जी इसने पहने हैं। ये अभी के टाइम में ये गहने मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। निरी और मिष्टी सिमरन को मिहिर के बगल में बैठा देती है। पंडित जी मंत्र बोलते हुए शादी करवाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद पंडित कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाते हैं। सिमान इधर उधर देखने लग हटी है। तभी आदित्य जी आते हैं। वो सिमरन का कन्यादान करते हाथ से मैं आदित्य जी को नाम आंखों से देखती है। आदित्य जी उसके सिर पर हाथ फेर कर आगे खड़े हो जाते हैं। पंडित जी फेरों के लिए बोलते हैं। सिमरन मिहिर जे फेरे होते हैं। मिहिर सिनी की मांग भरता है, उसे मंगलसूत्र पहनता है। इसी के साथ पंडित जी कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर वादों का आशीर्वाद ले लीजिए। आशी मिहिर के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है, मिहिर ये तुमने अच्छा नहीं किया। और सिमरन तुम एक अनाथ लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी से महारानी बनने के सपने देख रही हो जिन्हें मैं तोड़ देगी। जब 44 शादी अब तक आपने पढ़ा। मिहिर और सिमरन की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। मिहिर तैयार होकर मंडप में पहुंच चुका है। ये बात आशी को सहन नहीं हो रही है। वो बस एक ही बात सोच रही है क्या मान चुकी है कि मिहिर मेरा है, उसके अलावा मिहिर से कोई शादी नहीं कर सकता है। अब आगे आशी से सहन ही नहीं हो रहा था मिहिर का मंडप में बैठना। वो अपने आप को दिलासा दे रही थी कि मिहिर की शादी सिमरन से नहीं किसी और से और रही थी। वो निशा यानी अपनी माँ को बोलती है, मोम प्लीज कुछ कीजिए, मैं मिहिर के बिना नहीं रह सकती हूँ। ऐसा तो नहीं मिहिर और सिमरन की शादी हो रही हो। दादाजी काम नहीं है, वो हम सबसे ज्यादा सिमरन को चाहते हैं और सिमरन ने जब कहा होगा कि उसे मिहिर पसंद है तो उन्होंने मिहिर को सिमरन से शादी के लिए राजी कर लिया होगा। उस नौकरानी का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, कैसे वो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ शादी कर सकती है? मिहिर के लिए लायक हर तरह से मैं हूँ, वो नहीं। इधर मिहिर मंडप में बैठा अभी जो गाना बज रहा था उसमें सिमरन को इमेजिन कर रहा था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन पटरी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। नज़ारों हर तरफ अब तान तो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मिला दिल है मेरा, चला जाए ना शर्मा कर, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सजाई है हवा कलियों, अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मिहिर को तो पूरे गाने में सिर्फ सिमरन ही बाहर आ रही थी। सिमरन के रूम में कॉल कर उसे बुलाया जाता है। जब वो फ्लोर से नीचे आती है तो सामने मिष्टी और नीति खड़ी होती है। वो दोनों सिमरन के भव्य रूप को देखकर चकित रह जाती है। मिष्टी कहती है, नीति कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? तभी नीति कहती है, भाभी आप आज दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है। भाई तो आपको देखकर पागल ही हो जाएंगे और सबसे ज्यादा पागल आशी और नव्या होगी, जिन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि आपकी शादी बिजनेस टाइकून मिहिर गुप्ता से हो रही है। मिष्टी कहती, अब जल्दी चले नहीं तो मोम डांट डांट कर हमें पागल कर देगी। फिर तीनों लिफ्ट से नीचे आ जाती है जहां आदित्य जी, अभिनव जी, करुणा जी, प्रिया जी और अंजलि जी खड़ी थी। सिमरन आदित्य जी को देखते ही उनके गले लग जाती है। आदित्य जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहते हैं, आज मेरी सिम्मी इतनी बड़ी हो गई, अपने दादू को छोड़कर चली जाएगी। सिमरन कहती है, प्लीज दादू ऐसे मत कहिए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, वह तो हम किसी को जानते भी नहीं है। करुणा जी कहती है, अरे ये क्या आदि भाई, आप तो बच्चों जैसे रो रहे हैं, हम सब सिम्मी के साथ है और आप भी अब सी से रोए मत, देखो सिम्मी का मेकअप खराब हो जाएगा। करुणा जी सिम्मी की नज़र उतारती है और कहती है, किसी की नज़र ना लगे दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन को।
मिष्टी और नीति सिमरन को बाहर मंडप की ओर ले जाती है। जैसे जैसे सिमरन बाहर आती है, मेहर जे दिल की धड़कन बाज जाती है। वो अपने फिल पर हाथ रख कर कहता है, झुकी पलके, चेहरे पर शर्मो हया की लाली, दुल्हन के लिबास में आ रही हमारी प्राण प्यारी। जैसे ही आशु सिमरन को देखता है, तेज चलकर उसके पास आता है। सिमरन कहती है, भाई आप भी आए हैं। आशु उसे गले लगा लेता है और कहता है, हमें तो आना ही था और अब आपके साथ उदयपुर भी चलेंगे। वैसे भी उस घर में एक आशु ही था जो सिमरन का पूरा ध्यान रखता था। आशु को देख नितिन भी आ जाता है, वो भी सिमरन को गले लगा बधाई देता है। वैसे नितिन बुरा नहीं था, उसने कभी सिमरन को कुछ नहीं कहा, वो तो बस उसको बिजनेस के अलावा कुछ दिखता नहीं था। दोनों भाई सिमरन का हाथ पकड़ उसे मंडप की ओर ले जाते हैं, जिसे देख लता, निशा, नव्या और आशी गुस्सा हो जाती है। नव्या कहती है, पहले तो आशु भाई को ही सिमरन की चिंता रहती थी, पर आज तो नितिन भाई जो किसी की परवाह नहीं करते, वो भी कितने प्यार से इस नौकरानी का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आशी कहती है, देखो मोम, उस बुढ़िया ने मुझसे झूठ बोला, इन सब ने पहले ही सब पक्का कर रखा था, हमें ये बुढ़िया बेवकूफ़ बना रही थी। आशी आदित्य जी के पास जाकर कहती है, दादू आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको पता था कि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ, फिर भी अपने उस 2 टके की नौकरानी की शादी मिहिर से कर रहे हैं। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे आज उसकी औकात याद दिलाकर कर रहूंगी। आदित्य जी गुस्से से आशी का हाथ पकड़ कर कहते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो हम भूल जाएंगे, आप हमारी पोती है। आशी कहती है, वैसे भी आपको सिमरन के अलावा कुछ याद नहीं है, और गुस्से से चली जाती है। आशु और नितिन दोनों सिमरन को मंडप में मिहिर के पास बैठा देते हैं। मिहिर प्यार से सिमरन को देख के मन में कहता है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज एक बार फिर आप हमारी होने जा रही है, और इस बार भगवान भी आपको हमसे जुड़ा नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस शैतान की क्या औकात है। इस बार उसका सामना एक नया विश्व से होगा जो उसे इस बार जड़ सहित खत्म कर देगा, और अभी तो जब तक हम नहीं चाहेंगे उसे हमारा पता मालूम नहीं चलेगा, चाहे वो पूरा ब्रह्मांड खंगाल ले। इधर आदित्य जी आशु और नितिन को बुलाकर आशी को समझने का बोलते हैं, और साथ में ये हिदायत भी देते हैं कि अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशु और नितिन सीधे निशा और लता के पास जाकर कहते हैं कि आशी को संभाल कर रखो, यह कोई हंगामा या तमाशा नहीं करना है। मिहिर सिमरन से प्यार करता है, आशी से नहीं, और ये बात उसे जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। लता कहती है, दीदी इस नौकरानी ने तो आशु के साथ साथ मेरे बेटे नितिन को भी अपने जाल में फंसा लिया है। निशा आशी और लता को कहती है, अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे पापाजी की नज़रों में आए, हम धीरे धीरे मिहिर और सिमरन को अलग कर देंगे। मिहिर की शादी हो रही थी और इधर आशी का दिल टूट रहा था। पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाते हैं। लता से रहा नहीं जाता है और वो बोलती है, पंडित जी ये लड़की अनाथ है। तभी मिहिर को गुस्सा आ जाता है और वो तेज आवाज में बोलता है, कौन है ये जिसे बात करने की तमीज भी नहीं है, जिसने भी ये बात कही है अभी यह आकर माफी मांगे, वरना मेरा जो दुनिया एक क्रूर और निर्दयी किंग के रूप में जानती है वो रूप अभी यही देखने को मिलेगा। नितिन लता के पास जाकर कहता है, आप अगर अपनी और दाद की और बिजनेस की सलामती चाहती है तो जाकर सिमान से माफ़ी मांग लो, वरना अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने बिजनेस किंग को नाराज़ किया है, जिसके एक इशारे पर रातों रात बड़ी से बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई है। इसलिए हम दोनों भाइयों ने आप लोगों से कहा था चुपचाप शादी अटेंड कीजिए, लेकिन नहीं, आपको सिमरन की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लता कहती है, मैंने मिहिर को कुछ नहीं कहा, मैंने तो उस नौकरानी सिमरन को बोला था। आशु कहता है, सिमरन से मिहिर बहुत प्यार करता है, जो उसकी आंखों में दिख रहा है। मिहिर का गुस्सा हमें बर्बाद करे उसके पहले आप जाकर माफ़ी मांग लीजिए। लता डर जाती है, वो अपनी जगह से उठती है और मिहिर के सामने जाकर कहती है, आई एम सॉरी मिहिर। मिहिर गुस्से में कहता है, जिसके बारे में तुमने घटिया बात कही थी माफ़ी भी उससे ही मांगनी होगी, वो भी हाथ जोड़कर। लता को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो हाथ जोड़कर सिमरन से कहती है, आई एम सॉरी सिमरन। मिहिर कहता है, ठीक है, आपकी सॉरी ने आपको बचा लिया, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई गलती हुई तो आपकी ये सारी भी आपको नहीं बचा पाएगी। आदित्य जी कन्यादान करते हैं और मिहिर के सामने हाथ जोड़ कहते हैं, बेटा सिमरन का हमेशा ध्यान रखना है। मिहिर कहता, आपने तो आज मुझे सिमरन को देकर मुझे मेरी जिंदगी दी है, आप हाथ मत जोड़िए। उदयपुर में आज करण जी ऑफिस नहीं गए थे, उन्होंने समर और सिराज विराज को भी अपने रूम में बुला लिया था और रूम को लॉक कर दिया। दोनों भाई आज असमंजस में थे। करण जी उन्हें अपने रूम में बने अटैच स्टडी रूम में ले गए, जो बहुत बड़ा था, जहां लार्ज साइज की एलईडी लगी हुई थी। उस रूम में सिमसा पहले से ही बैठी हुई थी। समर कहता है, बाबा सा आज आप हमें यहाँ ऐसे क्यों लाए, और मासा भी यही है। आज करण जी बहुत खुश थे, उनसे ये खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो हंसते हुए कहते हैं, आज से आप दोनों सरप्राइजेस के लिए तैयार हो जाए, आज का सरप्राइज है। और ऐसा कहते हुए टीवी चालू कर देते हैं जो उनके मोबाइल से कनेक्ट थी।
अभिनव जी ने सिमरन की शादी में वीडियो कॉलिंग स्टार्ट करवा दी थी करण जी को, जिससे वो वहां बैठकर अपनी बेटी की शादी देख सके। समर कहता है बाबा सा ये तो किसी की शादी हो रही है, कौन है ये लड़की। तभी सिराज कहता है भाई सा ये तो बिजनेस टाइकून मिहिर गुप्ता की शादी है, ये शादी कर रहे हैं, कोई मीडिया भी नहीं है और ना ही कोई न्यूज़ अभी तक आया है। करण जी कहते हैं ये आपकी बहन सिमरन सिंह सिसोदिया की शादी हो रही है मिहिर गुप्ता के साथ। दोनों भाई शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें ये तो पता था कि उनकी एक बहन है, लेकिन कहाँ है और कैसी दिखती है ये नहीं पता था। सिराज कहता है बाबा सा ये तो मासा जैसी दिख रही है, लेकिन ये तो मासा से भी सुंदर है, इनकी आंखें तो मेरी जैसी नीली है, लेकिन नाक भाई जैसी है, हम कब मिलेंगे अपनी बहन से। करण जी कहते हैं वी भी आपको पता चल जाएगा, पहले शादी तो पूरी देख लो। चारों बैठकर शादी देखने लगते हैं। करण जी देखते हैं सिमसा बहुत देर से चुप है, वो सिमसा की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। करण जी कहते हैं रानी साहिबा क्या हुआ। सिमसा रोते हुए कहती है राजा साहब आज हम कन्यादान जैसे महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रह गए, हमारे होते हुए भी हमारी बेटी को अनाथ कहा गया। जो आज हमने सुना तो सोचो उसने अपने पूरे जीवन में कितने गंदे शब्द सुने होंगे, ये सोच सोचकर हमारा सीना छलनी हुए जा रहा है। करण जी कहते हैं जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, वो हमारी और उनकी तकदीर में लिखा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका विश्वास गम आपको दिलाते हैं। और जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ है उनके चैन से रहने के दिन गए, उन्हें उनके क्रमों की सजा हमारी बेटी और यह की हुक्मरानिसा ही देगी। इधर शादी में कन्यादान के बाद वर वधू का गठबंधन मिष्टी करती है। जैसे जैसे शादी की रीतियां हो रही थी सिमरन का सिर भारी हो रहा था। पंडित जी फेरों का बोलते हैं, मिहिर खड़ा हो जाता है, लेकिन सिमरन की भारी ड्रेस और गहनों की वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती है। एपिसोड 45 मिहिर और सिमरन की शादी हो रही है, जिसमें एक बार मिहिर के गुस्से की सामना लता को करना पड़ा और सिमरन से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी पड़ी। करण जी के स्टडी रूम में सिमरन की शादी करण जी, सिमसा, समर और सिराज लाइव देख रहे थे। अब पंडित जी सिमरन और मिहिर को फेरों के लिए खड़ा होने को बोलते हैं। मिहिर फेरों के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सिमरन का सिर भारी हो रहा था और उसके कपड़े गहने बहुत भारी थे। वो मन ही मन बोलती है हमारा सिर भारी क्यों हो रहा है। जो मिहिर सुन लेता है वो नीचे झुककर बफे प्यार से सिमरन का हाथ पकड़कर उठाता है कि जैसे सिमरन एक नाजुक फूल हो। मिहिर सिमरन को खड़ा करता है। सिमरन कहती है मेरा सिर पता नहीं क्यों भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। मिहिर समझ जाता है हवन की अग्नि और गठबंधन के कारण सिमरन को अब सब याद आने वाला है, तभी उसका सिर भारी हो रहा है। मिहिर कहता है तुम कुछ मत कहो, केवल अपनी आंखें बंद कर लो। दोनों को बातें करते देख आकाश, मिहिर का दोस्त और बॉडीगार्ड, कहता है भाई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। मिहिर नज़ाकत से सिमरन को गोद में उठता है और फेरे लेने लगता है। मिहिर चल ऐसे रहा था जैसे किसी नाजुक फूल को गोद में लेकर चल रहा है। सब जाने हूटिंग करने लग जाते हैं। करण जी के पास बैठा सिराज भी हूटिंग करने लग जाता है और कहता है ये है द मिहिर गुप्ता। सिमरन की मिहिर की गोद में आंखें बंद थी, उसे मंडप नजर आता है जिसमें उसके और मिहिर के फेरे हो रहे हैं, बस उनकी ड्रेस अलग थी। एक सीन में नजर आता है वो घोड़े पर बैठी है, दूसरे घोड़े पर एक लड़का बैठा है, आज उसकी शक्ल नजर आती है वो मिहिर था। ऐसे फेरे पूरे होते सिमरन को पिछले जन्म की सारी घटनाएं नजर आती है। फेरे होने के बाद मिहिर सिमरन को खड़ा करता है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ता और धीरे से नीचे बैठाता है। पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने का बोलते हैं। प्रिया जी मिहिर को मंगलसूत्र देती है। मिहिर सिमरन को मंगलसूत्र पहना देता है और चांदी के सिक्के से मांग भर देता है। मांग के भरते ही सिमरन बोलती है विश्वा और आंखें खोलकर मिहिर को देखती है, जिनमें आज असीम प्यार जुदाई की तड़प नजर आ रही थी। मिहिर सिमरन को आंखों से शांत रहने का इशारा करता है। पंडित जी कहते हैं विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, अपने बड़ों हाँ आशीर्वाद ले लीजिए। सबसे पहले मिहिर और सिमरन अभिनव जी और आदित्य जी का आशीर्वाद लेते हैं। अभिनव जी दोनों को साइड में ले जाकर मोबाइल दिखाते हुए बोलते हैं मिहिर अपने सास ससुर का भी आशीर्वाद लीजिए। सिमरन जब मोबाइल में करण जी और सिमसा को देखती है तो उसकी नीली आंखें आंसुओं से भर जाती है। यही हाल उदार उन चारों का हो रहा था। समर बोलता है सिम्मी ये बाबासा और मासा है। सिमरन अपनी मीठी आवाज में बोलती है बाबासा और मासा प्रणाम, और आप दोनों भाइयों को भी हमारा प्रणाम। कल हम आ रहे हैं आपके पास। करण जी तो टीवी की स्क्रीन पर हाथ ऐसे फेरते हैं जैसे सिमरन का चेहरा हो। करण जी प्यार से कहते हैं मेरी राजकुमारी, हम आपका बरसों से इंतजार कर रहे हैं, अब तो हमें कल तक का भी इंतजार नहीं हो रहा है, हमारी परी आ जाए बस। मिहिर कहता है अब आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, हम कल आ रहे हैं अपनी जानेर आपकी राजकुमारी को लेकर। ऐसे ही मिहिर और सिमरन सभी के छूते हैं। मिहिर जोड़ सिमरन इक्वल्स मिहिरन।
मिहिर और समर घर की तरफ जाते हैं जहाँ प्रियाजी सिमरन का पूरी रीति के साथ गृह प्रवेश करवाती है। गिर कुमकुम के पैरों की छाप छोड़ते हुए मंदिर की ओर चली जाती अंजलि जी सिमरन को मंदिर में दिया लगाने का बोलती है। सिमेजन दिया जलती ही एक बार फिर सभी का आशीर्वाद लेती है। इसके बाद सभी लंच करते हैं। मेहमान तो लगभग लंच करके जा चुके थे और कसल उदयपुर जाने वाली फैमिलीज बची थी। सभी का लंच आज गार्डन में ही अरेंज किया गया था। सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। मिहिर सिमरन के पास बैठता है। आज दोनों को अपने नए जीवन की शुरुआत एक दूसरे को मीठा कर करनी थी। मिहिर पहल सिमरन को बादाम कतली खिलाते हैं। सिमरन मिहिर को गुलाब जामुन खिलाती है। ऐसे ही सब खाना खा लेते हैं। सिमरन मिहिर के पास आती और कहती है, आपसे से है दुनिया रोशन हमारी, आप ही है हमारी जिंदगी। फिर मिहिर और सिमरन अपने रूम में जतव है। मिहिर दरवाज़ा लॉक कर देता है। सिमरन को बेड पर बैठाकर उसके पास बैठ जाता है। सिमरन कहती है, विश्वा तुमने हमारा इंतज़ार किया, तुम्हें तो सब याद था लेकिन हम तो सब भूल गए थे, आज हमें सब याद आ गया है। सिमरन कहती है, विश्वा हम उस विकराल से हमें और हमारे बच्चों को नहीं बचा सके लेकिन जाते जाते हमने इस राज्य के चरों और ऐसा मंत्र डाला हंसी की वो चाहकर भी हमर राज्य की तरंग आँख उठकर भी नहीं देख कसते। मिहिर कहता है, अश्लेषा जब तब गया वो हमारा कल था, हमें हमारे आज और आने वाले कल को ध्यान रखते हुए उन्हें संवारना है और जब आप साथ हैं तो हमें किसी की डर नहीं। मिहिर कहता है, जान कपड़ चेंज कर लो, ओई बहुत भारी है। सिमरन ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ जाती है और अपने गहने खोलने लगती है। मिहिर कहता है, जान इस काम के लिए बंदा हाजिर है, तुम बस आदेश दो और सिमरन के पास जाकर एक एक करके उसके गहने खोलने लगता है। सिमरन कहती है, विश्वा माँ साहेब और बाबा सा कैसे है, वो नहीं आए आज, हमें तो उनकी याद आ रही है। एपिसोड 46। मिहिर और सिमरन की शादी हो जाती है। वे सभी बदों का आशीर्वाद लेते हैं और सिमरन वीडियो कॉल से अपने माता पिता और भाइयों से भी बात करती है और उनका आशीर्वाद लेती है। आज सिमरन को उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती है जो मिहिर को पता चलता है। सिमरन जितनी मिहिर के साथ कंफर्टेबल नहीं थी आश्लेषा विश्वा के साथ है। वो दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे और किसी के धोखे की वजह से अलग हो गए। मिहिर के रूम में सिमरन अपने गहने उतारती है जिसे देख मिहिर कहता है, इस काम के लिए बंदा हाजिर है, तुम तो बस आदेश दो। सिमरन कहती है, नहीं आप रहने दीजिए, मैं कर लगी, पर मिहिर नहीं मानता और सिमरन के पास जाकर एक एक करके उसके गहने खोलता है। फिर सिमरन को खड़ा कर प्यार से निहारता है। सिमरन कहती है, महाराज ऐसे क्या देख रहे हो? मिहिर कहता है, अपनी जान को देख रहा हूँ जिसे देखने के लिए कितने साल तड़पा हूँ। इधर उदयपुर में समर कहता है, बाबा सा सिमरन ने कहा है कि वो कल आ रही है, तो ये बात अब हमें महल और उदयपुरवासियों को भी बतानी होगी। उनका वे सालों से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सभी को पता है कि आपने उनकी होने वाली हुक्मरानेसा को कहीं भेज दिया है। करण जी कहते हैं, यदि हम सभी को बता देते हैं तो ये बात मीडिया तक भी पहुंच जाएगी और यह घरवालों से उनको खतरा तो है ही। सिमसा कहती है, वो राजपूत की बेटी है, कब तक डर कर रहेंगे और जब वो राजगद्दी संभलेगी तो उनके दुश्मन बंधेंगे। आप ये क्यों भूल रहे हैं, अब वो अकेली नहीं है, माफिया किंग उसके साथ है। हमें तो अब सभी को बता देना चाहिए और पूरे उदयपुर को सजना चाहिए। इतने सालों बाद आ रहे हैं वो, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। जिन्होंने उन्हें अनाथ और पता नहीं क्या क्या कहा होगा उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस खानदान की वारिस है ये। करण जी कहते हैं, सही कह रही है आप रानी साहिबा, अब हमारी राजकुमारी अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकती है। उनका हम पूरे मान सम्मान के साथ इस राज्य में उनका स्वागत करेंगे। आज डिनर टाइम पर हम सबको ये खबर दे देंगे कि कल उनकी हुक्मरानेसा पधार रही है। समर और सिराज खुशी खुशी अपने रूम में चले जाते हैं और खुश भी क्यों ना हो, जिस बहन के इंतजार में उन्होंने हर रक्षाबंधन पर अपनी कलाई सुनी रखी, अपनी बुआ की लड़की रेवा से कभी रखी नहीं बंधवायल। सिमसा कहती है, राजा साहब आपने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट क्या लिया है? करण जी कहते हैं, गिफ्ट नहीं रानी साहिबा, गिफ्ट्स लिए हैं इतने सारे सालों के जो हम उन्हें उनके हाथों में नहीं दे सके। ऐसे ही डिनर टाइम जाता है, सभी डाइनिंग एरिया में होते हैं। करण जी सभी को देखते हैं तो जोरावर नहीं दिखता। केसर से जोरावर के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो अपने रूम में कुछ काम कर रहे हैं। करण जी सर्वेंट को भेजकर जोरवर को बुलाते हैं। जैसे ही जोरावर आता है, करण जी कहते हैं, ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे थे, आपकी डिनर टाइम भी याद नहीं रहा? जोरावर कहता है, माफ करिए मामा सा, अगली बार ऑन्स नहीं होगा, और वही सबके साथ बैठ जाता है। करण जी कहते हैं, डिनर शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक शुभ समाचार देना चाहते हैं जिसे सुनकर आपको अति प्रसन्नता होगी। अजीत कहता है, भाई सा ऐसा क्या शुभ समाचार है? करण जी कहते हैं, कल हमारी राजकुमारी और उदयपुर की होने वाली हुक्मरानेसा पधार रही है, आप सभी को उनके स्वागत के लिए तैयार रहना है। महेंद्र जी कहते हैं, हमारी पोती आ रही है और ये खबर आप अब दे रहे हैं, आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए था।
करण जी कहते हैं बाबा सा कल से महल में मिठाइयाँ और स्पेशल ही बनेगी क्योंकि आपकी पोती के साथ आपके दामाद और उनका परिवार भी आ रहा है। काजल जी कहती है हमारी पोती की शादी भी हो गई, इतने बड़े हो गए हैं। करण जी कहते हैं जी मासा कल ही उनकी शादी हुई है और कल उनका जन्मदिन भी है, आप भूल गए क्या? कल वो पूरे 22 वर्ष की हो जाएगी और अब इस राजगद्दी की वारिस। समर कहता है बाबा सा ये बेवस मीडिया में भी दे दी है कि राजकुमारी अपनी स्टडी कंप्लीट कर कल उदयपुर पधार रही है और कल ही राजकुमारी का जन्मदिन भी है। करण जी कहते हैं आप सब अपना डिनर कर लीजिए, तभी सर्वेंट लड्डू का थाल लाता है। केसर कहती है ये लड्डू किसने मंगाए? सिमसा कहती है कल हमारी पुत्री के आने खुशी में हमने मंगाए हैं, आप सब आज खुशी के अवसर पर मुंह मीठा कीजिए। इधर मेहर के रूम में सिमरन और मेहर सोफे पर पास बैठे थे। सिमरन थोड़ा घबरा रही थी। मेहर उसकी घबराहट को समझकर कहते हैं महारानी किसी प्रकार का ऐसा वैसा कोई विचार अपने दिमाग में मत लाइए। फिर मेहर सिमरन को आंखें बंद करने का कहता है। सिमरन अपनी आंखें बंद करती है। वापस मेहर कहता है महारानी अपनी आंखें खोलिए। जब सिमरन अपनी आंखें खोलती है तो वो अलग ही जगह होती है। वह चारों तरफ पेड़ थे, हरी घास का मैदान, एक तरफ तरह तरह के फूलों के पौधे जिन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। उसके पास ही झील थी जिसका पानी कांच जैसा साफ था। सिमरन को वो जगह स्वर्ग जैसी लगी जहां असीम शांति थी। मेहर कहा है महारानी इस जगह आपको लाने का एक उद्देश्य है जिसका पूरा होना जरूरी है। सिमरन कहती बताए महाराज ऐसा कौन सा उद्देश्य पूरा करना है जिसके लिए आप हमें ये लाए? इधर आदित्य जी और अभिनव जी एवं मेहर के दोस्त सभी अपनी पैकिंग करने में लगे हैं। कल सभी को उदयपुर के लिए निकलना है। लता निशा और उनकी बेटियां तो दिल पर पत्थर रखकर अपनी पैकिंग कर रही थी। मेहर तो सिमान का हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग कुछ ऐसा सोच रहा है इनका कि ये मेहर और सिमरन को जल्द अलग कर देगी, लेकिन इनको जल्द अब सिमान की असलियत पता चलेगी तब इनका क्या गाल होगा। और मेहर जो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है वो इनके कितने प्लान कामयाब होने देगा। पर कहते हैं ना सावन के गधे को सब तरफ हरा हरा ही नजर आता है। वो गई ये बस अंतर इतना है कि ये गड़ियां हैं। एपिसोड 47 सिमरन के आने की और उसकी शादी की खबर करण जी और सिमसा पूरे परिवार को दे देते हैं जिसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं सिवाय कुछ को छोड़कर। और ये तो आप जानते ही है वो कुछ लोग कौन है। उदयपुर के वसीयों और मीडिया में भी ये खबर पहुंचा दिनहारी है, क्योंकि जैसे महल के लोग सिमान का इंतजार कर रहे थे वैसे ही उदयपुर के वासी भी सिमरन का इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मेहर और सिमरन की आज सुहागरात थी, लेकिन मेहर अपने कमरे में ना होकर सिमरन को एक अलग और खूबसूरत जगह लाया था। मेहर और सिमरन दोनों बैठे थे। सिमरन कहती है महाराज ये कितनी खूबसूरत जगह है, ये कितना सुकून मिल रहा है। मेहर शरारत लिए आंखों में बोलता है महारानी आज हमारे जीवन का अतिविशेष दिन है, इसलिए हमने सोचा इस दिन के लिए जगह भी विशेष होनी चाहिए। आप समझ रही है महारानी हम किस दिन के बारे में बात कर रहे हैं? सिमरन शर्मा जाती है। शर्माने से सिमरन के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपना चेहरा मेहर जे सीने में छुपा लेती है। मेहर कहता है महारानी आप तो अभी से शर्माने लगी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, जब करूंगा तो आपका क्या होगा? मेहर सिमान के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है जान आज हमारी सुहागरात है और हम आज आपको पूरी तरह से हमारा बनाना चाहते हैं। क्या आप संपूर्ण रूप से हमारी बनना चाहती है जान? सिमरन शर्म से निगाहें नीचे की हुई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। बेशक पिछले जन्म में दोनों पति पत्नी थे, लेकिन इस जन्म का ये पहला अनुभव था और पहला प्यार। मेहर कहता है तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं। सिमरन मेहर के गले लग जाती है। मेहर सिमरन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उस मैदान में ले जाता है। सिमरन देखती है चारों तरफ कैंडल्स जल रही, बीच में एक पलंग लगा हुआ है। सिमरन कहती है महाराज हम यहाँ ऐसे मतलब। मेहर सिमरन को धीरे से पलंग पर लेटाता है, फिर चुटकी बजाता है तो पलंग के चारों तरफ से सफेद पर्दों से ढक जाता है और ऊपर की तरफ से पतला पारदर्शी पर्दा लग जाता है जिससे ऊपर तारों से भरा खूबसूरत आसमान नजर आ रहा था। सिमरन ये सब देखकर खुश हो रही थी। मेहर कहता है अब हमारी महारानी खुश है। सिमरन हाँ में सिर हिलती है और उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है। मेहर सिमरन के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करता है और उसकी आंखी को चूम लेता है, फिर उसके चेहरे को प्यार से कई बार चूम लेता है। मेहर तो बहुत तड़पा था अपने इस प्यार को पाने के लिए। सिमरन को भी मेहर की तड़प का एहसास हो रहा था। वो मेहर के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। मेहर सिमरन के होठों को देखता है जो हल्के कांप रहे थे, वो उन्हें अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। जब सिमरन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब मेहर छोड़ता है। सिमरन लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। मेहर कहता है जान आराम से, अभी तो पूरी रात बाकी है, आज हम दोनों में से कोई नहीं सोएगा।
सिमरन शर्मा कर चेहरा घुमा लेती है। अब सिमरन की पीठ मिहिर की तरफ होती है। मिहिर पीठ को चूम लेता है। मिहिर सिमरन को सीधा करता है और कहता है, जान आज मैं तुम में खोना समाना चाहता हूँ, इजाज़त है। सिमरन पालकों को झपका कर हामी दे देती है और कुछ समय बाद सिमरन की जोरदार चीख निकलती है और उसी के साथ उन दोनों के चारों ओर 7 रंगों के बेंद बन जाते हैं जो उन दोनों के शरीर में उतर जाते हैं। मिहिर सिमरन का चेहरा देखता है जो सोने जैसे चमक रहा था। उसी समय उसके राज्य के चारों ओर भी ये बेंद वलय बन जाता है। मिहिर अपने मन में कहता है, अब कोई शक्ति हमारे राज्य और रजयवासियों को हानि नहीं पहुंचा सकता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। सुबह 4 बजे मिहिर सिमरन को छोड़ता है। वी थक कर सो जाती है लेकिन मिहिर तो उसे ही निहारता रहता है। मिहिर सोती हुई सिमरन को देखकर कहता है, जान आज तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां जागृत हो गई है। अब तुम कितनी शक्तिशाली हो चुकी हो इसका पता तुम्हारे दुश्मनों को चलेगा। मिहिर आंखें बंद करता है और अगले ही पल वो सिमरन जैसा अपने रूम में हीरा है। सुबह के 5 बज चुके थे। मिहिर फ्रेश होकर जिम चला गया। थोड़ी देर बाद जब सिमरन की नींद उड़ी आंखें खोल जार जब उसने खुद अपने रूम में पाया तो सोचा, मिहिर कब लाए यहाँ। कल रात की बातें याद कर उसके चेहरे पर हया की लली बिखर आए। उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी क्योंकि अब उसमें सतरंगी शक्तियां हैं जिससे उस पर किसी जहर का भी बुरा प्रभाव नहीं हो सकता है। वो अंधेरे में भी देख सकती है, कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है, बहुत दूर की नब्ज भी सुन सकती है, किसी के मन की बात भी जान सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है। धीरे धीरे और शक्तियां पता चलेगी ये सारी शक्तियां मिहिर में भी है। सिमरन नहाकर तैयार हो जाती है। आज उसने लाल कलर का फ्रॉक सूट पहना है। मिहिर जिम से आता है तब सिमरन अपने बाल बना रही थी। मिहिर तो उसे देखते रह जाता है। जैसे ही सिमरन मांग भरने लगती है मिहिर आकर उससे सिंदूरदानी लेकर उसकी मांग भर देता है और उसके सिर को चूमकर कहता है, हैप्पी बर्थडे माय हार्ट, और बाथरूम में चला जाता है। जब तक सिमरन भी अपनी पैकिंग कर लेती है मिहिर भी रेडी हो जाता है। नाश्ते के बाद सभी को उदयपुर के लिए रवाना होना। मिहिर और सिमरन नीचे आते हैं तब तक मिहिर के दोस्त और आदित्य जी की फैमिली भी आ जाती है। सिमरन सभी बड़ों के पैर छूती है। करुणा जी कहती है, सिम्मी बेटा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वहां खड़े सारे जन एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। सभी सिमरन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। फिर प्रिया जी सिमरन से कुछ कहती है जिसे सुन अंजलि जी कहती है, लेकिन दीदी अभी ये कैसे पॉसिबल होगा। एपिसोड 48। मिहिर और सिमरन का मिलन होते ही दोनों अपनी सारी शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं तथा साथ ही उनका राज्य भी एक शक्तिशाली कवच से सुरक्षित ही जाता है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। सिमरन और मिहिर सुबह रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सिमरन को सब बर्थडे विश करते हैं। आदित्य जी की फैमिली और मिहिर के सारे दोस्त आ चुके थे। प्रिया जी सिमरन से कहती है, बेटा अभी हमारे पास टाइम कम है, हमें उदयपुर के लिए भी निकलना है, लेकिन मेरी इच्छा है आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाए, फिर पता नहीं कब हो। अंजलि जी कहती, लेकिन दीदी अभी तो हमें निकलना है, फिर कैसे होगा। सिमरन प्रिया जी से कहती है, आंटी कितना टाइम है रवाना होने में, बस ये बता दीजिए आप। प्रिया जी गुस्सा होकर कहती है, आंटी नहीं मोम या माँ कहो, और बेटा अभी हमारे रवाना होने में 45 मिनट है। मिहिर सिमरन के पास आता है और कहता, जान हम लेट हो जाएंगे। सिमरन कहती है, मोम हम तो प्राइवेट जेट से जाने वाले हैं तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलेगा, वैसे मैं लेट नहीं करूंगी, और किचन में चली जाती है। आकाश मिहिर के पास आकर धीरे से कहता है, जान वाह क्या बात है, मेरा दोस्त एक दिन में ही पराया हो गया। मिहिर आंखें दिखता है लेकिन वो तो बेपरवाही से खड़ा था। सिमरन को इतना तैयार देख आशी को बहुत जलन हो रही होती है सिमरन की खूबसूरती से। वो निशा से कहती है, मोम ये तो शादी के बाद और सुंदर हो गई है, मैं इसे खुश नहीं देख सकती हूँ, मोम कुछ तो करो जिससे ये मेरे मिहिर से दूर हो जाए। निशा जी कहती है, अभी चुप रहो, हमारे पास बहुत मौके आएंगे, तुम चिंता मत करो। मिहिर, निखिल, आकाश, सिद्धार्थ, आशु, नितिन और मिहिर और निखिल के बाकी दोस्त गार्डन में बातें करने बैठ जाते हैं। बॉडीगार्ड सभी का सामान गाड़ियों में रखने लगे। उदयपुर में हर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर में सिर्फ सिमरन के आने की न्यूज़ थी। पूरा उदयपुर फूलों, लड़ियों और झालरों से सजाया गया। आज महल का अंदर और बाहर से कोई कोना बाकी नहीं रहा जहां फूलों की सजावट ना हो। करण जी से तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा था, जहां बरसों इंतजार किया, लेकिन आज तो कुछ घंटे भी नहीं सब्र हो रहा था। सिमरन के लिए शाही बगी सजकर पूरी तरह तैयार थी। उदयपुर वासी आज बेसब्र हो रहे थे, आखिर उनका भी तो वर्षों का इंतजार था। हर घर के बाहर खूबसूरत रंगोली बनाई गई, पूरा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी सजाए गए। हर चौराहे गली में भी रंगोली बनाई गई, जगह जगह खम्मा घनी हुक्मरान साहब के बैनर लगाए गए। महेंद्र जी कहते हैं, सभी उदयपुर वासियों को दिए जाने वाले मिठाई के डिब्बे और सामग्री तैयार है, हमारी राजकुमारी के हाथ लगाने के बाद सभी में वितरित कर दीजिएगा। समर कहता, दादा साहेब हमारी राजकुमारी के स्वागत की पूरी तैयारी हो गई है, अभी उन्हें आने में समय है।
वे लगभग 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगी। वहां उनके स्वागत के लिए उनके बाबा सा काका सा हम दोनों भाई होंगे। केसर जोरवर को कहती है, बेटा वो लड़की यह अपनी मौत के मुंह में आ रही है, उसे कैसे भी करके खत्म करना है। जोरवर कहता है, मासा यदि हम उन्हें यहाँ नहीं मार सके तो किडनैप करके हमारे अड्डे पर ले जाकर मार देंगे। वहाँ हमारे लगभग 100 हट्टे कट्टे आदमी हैं जिनके आगे वो कुछ नहीं कर पाएगी। सिमरन ने आधे घंटे में सूजी का हलवा, आलू की सब्जी, पूरी, मटर पुलाव बनाकर सर्वेंट्स की मदद से डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। नीति को सभी को बुलाने को कहा और खुद एक कटोरी में हलवा लेकर ठाकुर जी के भोग लगाने पूजा कक्ष में चली जाती है। अभिनव जी कहते हैं, यार आदि आज तो पूरा हॉल सिम्मी बेटा के बनाए खाने की खुशबू से महक रहा है। सभी आकर बैठने लगते हैं। मिहिर के पास खाली कुर्सी देखकर आशी मिहिर के पास बैठने का सोचकर ही खुश हो जाती है और जाकर बैठने लगती है। मिहिर उसके आगे रुकने का हाथ कर अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, ये सिमरन की जगह है कहीं और जाकर बैठो। सब आशी को देखने लग जाते हैं। आशी को बहुत शर्म महसूस होती है और वो जाकर नव्या के पास बैठ जाती है। सिमरन भोग लगाकर आती है और सर्वेंट की हेल्प से सभी को सर्व करती है। करुणा जी उसे बैठने का बोलती है। वो मिहिर के पास जाकर बैठ जाती है। सबसे पहले सभी मीठा खाते हैं और सिमरन की तारीफ करते हैं। मिहिर अपनी प्लेट में से सिमरन को हलवा खिलाता है और धीरे से कहता है, ये की तरह स्वादिष्ट है। सिमरन आंखें बड़ी कर उसे देखती है। वी कहता है, खाना खाओ फिर आपके पीहर चलना है। हुक्मरानिसा। सिमरन शर्मा कर अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। सभी सिमरन के बनाए खाने की तारीफ करते हैं। अभिनव जी कुछ पेपर देते हैं। सिमरन कहती है, ये क्या है। अभिनव जी कहते हैं, ये हमारी कंपनी के 20% शेयर आपके लिए है। करुणा जी खानदानी नौलखा हार, प्रिया जी जड़ाव कंगन, अंजलि जी सुंदर सा हार देती है। ऐसे ही सब गिफ्ट देते हैं। जब आदित्य जी कुछ पेपर्स सिमरन को देते हैं तो करुणा जी कहती है, पहली रसोई का गिफ्ट केवल ससुराल वाले देते हैं। तो आदित्य जी कहते हैं, ये सिमरन का बर्थडे गिफ्ट है। हमने हमारी कंपनी के शेयर 5 बच्चों में बराबर बांट दिए हैं। ये सिमरन का हिस्सा है। लेकिन लता और निशा को सहन नहीं होता और वो बोल पड़ती है, पापा जी ये हिस्सा घर के बच्चों का है, किसी अनाथ का नहीं। और वैसे भी यहाँ से इतना मिल गया है इसे जो इसने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा। आशु और नितिन आदित्य जी के पास जाकर कहते हैं, दादू सिमरन छोटी से बड़ी हमारे घर में ही हुई है, चाहे कोई माने या ना माने वो हमारे परिवार का हिस्सा थी और रहेगी। ये सब वो निशा और लता को देखते हुए कहते हैं और शेयर्स के पेपर सिमरन के हाथ में रख देते हैं। कहते हैं, किसी की वोट को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी बहन हो और गमेश रहोगी। सिमरन दोनों भाइयों के गले लग जाती है। निखिल कहता है, भाभी यही रहना है क्या। अब आपकी पहली रसोई भी हो गई, अब चलना कब है। मैं तो उदयपुर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन तभी मिष्टी कहती है, मिहिर भाई ने अभी तक भाभी को पहली रसोई का गिफ्ट नहीं दिया है। अलभाई आप क्या लाए हैं। मिहिर जैसे ही अपनी जेब में से अपना गिफ्ट निकालता है सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एपिसोड 49। सिमरन की पहली रसोई बहुत अच्छी तरीके से होती है। सभी उसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। उदयपुर में सिमरन यानी होने वाली हुक्मरानिसा के स्वागत की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। पूरा महल सजाया गया है और पूरा उदयपुर मतलब हर घर, गली मोहल्ला, चौराहा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी जगह सजाई गई। पूरे उदयपुर वासियों के लिए महल में मिठाइयां बनवाई जा रही है। हुक्मरानिसा के लिए विशेष बगी सजाई गई। एयरपोर्ट पर स्वागत की विशेष तैयारी हो चुकी थी। जब मिष्टी सिमरन के लिए मिहिर की तरफ से गिफ्ट का बोलती है तो मिहिर जब अपनी जेब से सिमरन के लिए गिफ्ट निकलता है तो उस गिफ्ट को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिहिर सिमरन के लिए हीरो का हार लाया था। वे हीरे बहुत ही रेयर थे। वो ब्लू और पिंक डबल कलर के हीरे थे जिनका कलर बार बार बदल रहा था। नीति कहती है, भाई कितना सुंदर गिफ्ट दिया है आपने। इस हार का कलर तो बार बार बदल रहा है। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसे हीरे देखे हैं। सब भी यही कहते हैं। उस हार की चमक भी अविश्वसनीय थी। मिहिर जाकर सिमान को सबके सामने वो हार पहना देता है। सभी खुश हो जाते हैं। आशी मन ही मन कहती है, सिमरन तूने मेरी जगह लेकर अच्छा नहीं किया। अभी ये सब गिफ्ट मुझे मिल रहे होते पर आज तुझे मिल रहे हैं। कोई बात महिंजलर ही ये जगह और ये गिफ्ट सब मेरे हो गए। अब सभी गाड़ियों में बैठने लग जाते हैं। एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर मिहिर का प्राइवेट जेट खड़ा था। सब जेट में बैठ जाते हैं। सिमरन के लिए स्पेशल रूम था। जब सब बैठ जाते हैं तो नव्या कहती है, मोम सिमरन नहीं दिख रही। लता कहती है, उसका स्पेशल रूम है। नव्या कहती है, मोम ये लोग उस अनाथ को कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे वो कहीं की राजकुमारी हो। लता कहती है, अभी कुछ मत बोलो, कोई सुन लेगा तो फालतू का बवाल होगा और होगी हमारी बेइज्जती। जब उन लोगों को उदयपुर पहुंचने में थोड़ा टाइम बाकी था तो मिहिर सिमरन से कहता है, महारानी आप तैयार हैं अपने माता पिता से मिलने के लिए।
सिमरन कहती है हम बेसब्र हैं उनसे मिलने के लिए और हमें पछतावा भी है कि हम सच्चाई जाने बिना कितना कुछ कह देते थे अपने माता पिता के लिए जबकि वो तो मजबूर थे। मिहिर कहता है अब बीती सारी बातों को भूल जाए, हम पहुंचने वाले हैं। दोनों जेट में बैठे तब से अपने रूम में ही थे। आशी की नज़र बार बार उस तरफ जा रही थी जिधर सिमरन का रूम था, जिसे देख निशा कहती है अपना मन मत खराब कर, उसको उसकी औकात जल्द ही दिखाकर रहूंगी। रूम में मिहिर और सिमरन अपनी आंखें बंद करते हैं और अगले ही पल उनकी ड्रेस चेंज हो जाती है। दोनों इस वक्त शाही लिबास धारण किए हुए होते हैं। मिहिर ने ब्लैक कलर का जोधपुरी सूट पहना हुआ था और कोट की जेब में लाल रंग का रेशमी रुमाल रखा हुआ था। सिमरन की कल रंग की राजपूती पोशाक धारण की हुई थी और सारे भारी भारी राजपूती गहने पहने हुए थे। कोई कमजोर लड़की होती तो उसकी गर्दन ही झुक जाती गहनों के भार से, पर सिमरन थरी एक महारानी जिसे आदत थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मिहिर एक तक उसे ही देख रहा था। मिहिर कहता है अप्रतिम अविश्वनीय अलौकिक सुंदरता की मूरत है आप, जिसे देख मदहोश हुए जा रहे। आज दीवानगी की सारी हद तोड़ देना चाहते हैं। चाहे कहे कोई हमें दीवाना, हम तो सिर्फ आपको चाहते हैं। मिहिर की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत शर्म आ रही थी। वो बोली महाराज हम बाहर चले, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। मिहिर एक बार सिमरन को देखता है कहीं कोई कमी तो नहीं, फिर दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। नव्या कहती है सिमरन ये क्या पहना तुमने, तुम किसी की शादी में आए हो क्या? माना तुम्हारी कल ही शादी हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम दुल्हन बनकर ही घूमती रहो। करुणा जी को नव्या की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है नव्या तमीज से बात करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रही हो? तुम अपने काम से काम रखो। सिमरन क्या पहनती है क्या नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नव्या कुछ नहीं बोलती क्योंकि करुणा जी का रोब घर में सबसे ज्यादा था। प्रियाजी सिमरन की नज़र उतरती है और अपनी आंख में से काजल निकालकर सिमरन के कान के पीछे लगा देती है और कहती है किसी की नज़र ना लगे हमारी बच्ची को। सिमरन और मिहिर आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर महल से 20 महंगी गाड़ियां एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाती है। एक गाड़ी में करण जी और सिमसा थे, एक में समर और विराज, एक में करण जी के भाई थे, बाकी की गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स थे। सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सिमसा की आंखों में बार आंसू आ रहे थे। करण जी कहते हैं रानी साहिबा अब बस भी कीजिए, यूँ हमारा माँ दुखी होता है, क्या आपको खुशी मिलती है इस तरह हमें दुखी देखकर? सिमसा कहती है नहीं राजा साहब ये तो खुशी के आंसू है, जीरो की नहीं रहे हैं। सभी जाकर एयरपोर्ट के उस हिस्से में खड़ा हो जाते हैं जहां मिहिर का जेट लैंड करेगा। बाकी का कल के भाग में देखते हैं क्या होता है। निशा और लता का रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा सिमरन एक राजकुमारी है जिसे वो मिडिल क्लास की लड़की समझ रहे थे। एपिसोड 50। सभी उदयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। मिहिर और सिमरन का प्राइवेट रूम होता है। जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं मिहिर और सिमरन रपटी पोशाक धारण कर लेते हैं। उदयपुर में भी सिमरन के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर करण जी, सिमसा, समर, सिराज और महेंद्र जी, दादा सा, काका सा सभी पहुंच चुके थे। फ्लाइट के लैंड होने का इंतजार कर रहे थे। किसी से भी सब नहीं हो रहा था। सिमसा की आंखें तो बार बार भीग रही थी। करण जी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। 2 दिन की बच्ची को किसी और के हाथों सौंप दिया था। उस दिन के बाद आज उसे अपने सामने देखने वाले थे। जिस पल का इंतजार वो इतने बरसों से कर रहे थे वो पल आज आ गया। आज आंखें गीली थी लेकिन उनमें आंसू खुशी के थे। जब सिमरन और मिहिर तैयार होकर अपने रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें देख सब खुश हो जाते हैं। दोनों शिव पार्वती की जोड़ी लग रहे थे। अलकरना जी दोनों की नज़र उतारती है। प्रिया जी दोनों को अपने गले लगा लेती है जिसे देख नव्या और आशी जल भून जाती है। अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि मिहिर और सिमरन को अलग करने के लिए ये क्या क्या चालाकियां करती है, जिसमें सफल होती है या असफल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिहिर और सिमरन अपनी सीट पर बैठे थे। थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड होती है। करण जी कसकर सिमसा का हाथ पकड़ लेते हैं। सिमसा कहती है राजा साहब थोड़ा धीरज रखिए, आपकी राजकुमारी आ चुकी है। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। पलने के अंदर जिन्हें सिमरन की पहचान पता नहीं थी, जैसे नव्या लता से कहती है मोम ये हमारा स्वागत क्यों कर रहे हैं? लता कहती है मुझे भी नहीं पता। सिमरन का तो शरीर हल्का कांपने लग जाता है। मिहिर उसे टाइट पकड़ लेता है और आंखों से उसे शांत रहने का इशारा करता है। आदित्य जी और अभिनव जी सिमरन और मिहिर से सबसे पहले उतरने का कहते हैं। आदित्य जी कहते हैं सिम्मी बेटा चलिए सबसे पहले आप दोनों बाहर निकलेंगे। आशी को बाहर भीड़ नजर आती है। वो कहती है आशु भाई ये इतने लोग क्यों आए हैं? जैसे ही आशु बाहर देखता है वो करण जी को पहचान जाता है। वो नितिन से कहता है ये तो उदयपुर के महाराज है, ये कैसे? आशी कहती है मैं भी उदयपुर के महाराज से मिलूंगी, हमेशा मैगजीन और न्यूज़पेपर में इनकी फोटो देखी है।
सिमरन और मिहिर जैसे ही प्लेन से बाहर आते हैं उन पर फूलों की बारिश होने लगती है। सिमरन अपने बाबासा को देख रही थी, वो अपने दोनों हाथ फैलाए खड़े थे। सिमरन जल्दी जल्दी उतरने लगती है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी के चक्कर में गिर ना जाए। पीछे बाकी के सदस्य भी आने लगते हैं। मिहिर सिमरन का हाथ पकड़ लेता है कि कहीं वो गिर ना जाए। वो हाथ पकड़कर करण जी के सामने आता है। करण जी सिमरन को अपने बाहुपाश में भर लेते हैं। आज उनकी आंखें बह रही थी। करण जी कहते हैं, हमारी राजकुमारी आज अपने पिता के पास आ गई है, अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। सिमसा कहती है, अपनी मासा से नाराज हो क्या, हमसे गले नहीं मिलोगी। सिमरन कहती है, आप दोनों की परछाई हूँ, आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ मासाएल, और वो सिमसा के गले लग जाती है। करण जी दोनों को गले लगा लेते हैं। समर और सिराज कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी उन दोनों के बीच में आ जाते हैं। ये एक फैमिली हग होता है जिसकी फोटो वो खड़े फोटो ले लेते हैं। ये सब टीवी पर लिव दिखाया जा रहा था। आदित्य जी की फैमिली तो सिमरन को देखे जा रही थी, वो सभी आदित्य जी के पास खड़े थे। नितिन कहता है, दादू सिमरन इन लोगों को जानती है क्या जो इनके इतनी क्लोज है। आदित्य जी कहते हैं, बेटा वो उनकी बेटी है जिसे पैदा होते ही 2 दिन की बच्ची को राजा साहब और रानी साहिबा ने मुझ पर विश्वास करके अपने जिगर के टुकड़े को मुझे सौंप दिया था, क्योंकि उस वक्त सिम्मी बेटा की जान को खतरा था, लेकिन मैं उनके विश्वास पर खरा नहीं उतर सका। मेरे घर के लोगों ने एक राजकुमारी को नौकरानी बना दिया, उसे अपने उतरे हुए कपड़े पहनाए। मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसी लड़कियों को अपने बेटों के लिए पसंद किया। लता और निशा कुछ नहीं बोलती। आशी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था जब से पता चला कि ये उदयपुर के महाराज की बेटी है। अब सिमरन करण जी और सिमसा के पैर छूती है, दोनों उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और वापस अपने गले लगा लेते हैं। करण जी मिहिर के हाथ जोड़कर खम्मा घनी जमाई सर। मिहिर भी करण जी और सिमसा के पैर छू लेता है। मिहिर उसे गले लगा लेता है। ये सब देखकर आशी, नव्या, लता और निशा जलकर रख हो जाती है। नव्या कहती है, इसकी किस्मत जोरदार है, पहले पति बिजनेस किंग मिला, अब पिता उदयपुर किंग। लेकिन इसको पता नहीं हम क्या चीज़ है, पहले भी हमारे रहमो करम पर पलती थी और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। इन पागलों को नहीं पता जिसको ये अपने रहमो करम पर पलने की बात कर रहे हैं, वो किसी राज्य की महारानी है और अभी उदयपुर की होने वाली हुक्मरानिसा, जिसके एक इशारे पर ये उदयपुर चलेगा और वो कई तरह की शक्तियों से परिपूर्ण है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तड़का नहीं लगेगा मज़ा कहाँ आएगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।